वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, यानी कम किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है रिड्यूस किए गए हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। अब दूसरे वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो है जो चैप्टर्स हैं उसमें जो कह सकते हैं भारांक जो ऐड किया गया है, जैसे कुछ चैप्टर जो है जैसे मान लीजिए 15 और 16 चैप्टर्स जो था बहुलक वाला और उसके बाद लास्ट वाला दैनिक जीवन में रसायन, ये जो है हटा दिया गया था। तो उसमें जो है दूसरे चैप्टर्स में कितने इंक्रीमेंट किए गए थे नंबर के, उसके बाद बात करेंगे। और जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ है उपयुक्त के अनुक्रम में 70 कह सकते हैं % का जो है पाठ्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रश्न पत्र कैसे बनेगा उसके बारे में बात करें। बहुविकल्पीय जो होगा आपका 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स का होगा और टोटल 6 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद का खा गा यानी दूसरा जो क्वेश्चंस होगा उसमें का खा गा यानी 4 क्वेश्चंस आएंगे और जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा, टोटल जो है आपको यहाँ से 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगला अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी 4 आएंगे, जिसमें 2-2 अंक का होगा, ये भी 8 मिलेगा नंबर इसमें। और उसके बाद चौथा अगर बात करते हैं तो ये भी 4 क्वेश्चंस का होगा, लेकिन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल हमें 12 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका 5 है, 5 में भी 4 क्वेश्चंस आएंगे और लेकिन ये 4 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये 16 नंबर आपको देगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में का खा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक का होगा, लेकिन इसमें 8वां भी क्वेश्चन आएंगे, 8वां करके भी क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। और 7वां में अगर बात करें तो ये भी 5 अंक का होगा, जो आपको 10 नंबर देगा। इसलिए टोटल इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर नोट फर्स्ट में दिया हुआ है प्रश्न 6 व 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है जो उसमें अथवा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, यानी 2-2 क्वेश्चन है। तो इन्हें का और खा दिया है तो इसमें भी 2 अथवा मिल जाएंगे। और यहाँ पर 7वां में का खा है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस अथवा करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से कोई एक करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो चैप्टर्स है उसमें अंक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पहला जो चैप्टर है यानी ठोस अवस्था में आपको 5 नंबर का है, ठीक है, 5 मार्क्स का दिया गया है। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर विलेन आपका पहले जो था वो 5 मार्क्स का था, लेकिन अब 7 कह सकते हैं 7 मार्क्स का कर दिया गया। और ठोस अवस्था 3 मार्क्स का था, वो क्या किया गया 5 मार्क्स का कर दिया गया है। वैद्युत रसायन जो है 5 मार्क्स का था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक बलगत की, 5 मार्क्स का था। पृष्ठ रसायन जो है वैसे ही था। और उसके बाद पी ब्लॉक 7 मार्क्स का था। उसके बाद डी और एफ में ये भी 3 मार्क्स का था, लेकिन 1 नंबर इसमें इंक्रीज कर दिया गया। उप संयोजक वो भी 4 नंबर का था, ये भी 6 नंबर का कर दिया गया है। हेलो एल्केन 5 नंबर का, और एल्कोहल फिनॉल और ईथर 5 नंबर का हो गया है। और एसिटल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है चैप्टर्स वो जो है 6 नंबर का होगा। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर का, और जैविक अणु जो है ये 6 नंबर, यानी टोटल आपके 70 नंबर इस प्रकार से आएंगे। तो आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन वो है विलेन आपको 7 नंबर दिलाएगा, और जो कि बहुत ही अच्छा। और मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स दिलाएगा, मुझे लगता है विलेन आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन मतलब देख ही रहे हैं, भारांक बढ़ गया है, सिलेबस कम हो गया है, ठीक है। तो और आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है इसमें कह रहा है कि जो मार्क होंगे उसमें आपका 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 70 मार्क्स में आपको 23 नंबर जो होगा, यानी कह सकते हैं 23 मार्क्स आपको पास करने होंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल में कम से कम आपको 10 नंबर मिलना चाहिए। टोटल कितने हो जाएंगे आपके 33। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 70 में हम कुछ 70 में और प्रैक्टिकल मिला करके अगर हम 33 पे आ गए तो पास होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 70 में 23 नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें ठोस अवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आयनिक है, आणविक है, आयनिक है, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, द्विविमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, यानी एकक सेल के बारे में बात कर रहा है। यानी संकुलन क्षमता हमने पढ़ा था, एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन और ठोसों में संकुलन रिक्तियाँ, और घनीय एकक कोष्टिका में
प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या और बिंदु दोष। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो बात किया था, हम लोग अगर सॉलिड स्टेट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने बैंड सिद्धांत पढ़ा था और उसके बाद चालकता, तो वो सब जो है मैंने बताया कि क्या क्या हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद विलयन में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो विलयन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें हमने बात करते हैं मोलरता था। ठीक है, तो नॉर्मलता, ये सब हमें पढ़ना था। ठोसों की द्रवों में विलेयता जो है इसको हमें पढ़ना है, गैसों की द्रवों में विलेयता। उसके बाद ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे विलयन, तो मैंने उसमें 16 लेक्चर अपलोड किए हैं, जो नीट है, IIT JEE है और बोर्ड है, वो सब कुछ आपको कंप्लीट वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था। ठीक है, राउल्ट्स का नियम है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये सब जो है आपको इसमें पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर वैद्युत रसायन में क्या पढ़ना है। तो वैद्युत रसायन में आप बात करते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो है ये आपका बेसिक है, इसलिए इसको नहीं हटाया है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं आपको नहीं पता होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसे नहीं हटाया गया है। हालांकि ये आपको टेंथ में भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शायद 9th या 10th में है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व जो दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है विशिष्ट एवं मोलर चालकता है, सांद्रता के साथ चालक में परिवर्तन है। और कोलराउस वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ई सेल आपको ज्ञात करना है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो यानी E0 सेल। और उसके बाद नष्ट समीकरण जो है आपका है, उसके बाद रासायनिक सेल का में इनका अनुप्रयोग। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के EMF में परिवर्तन के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये सब आपके इसमें जोड़ दिए मतलब है। ठीक है, और सब हटा दिया गया है, जैसे सेलों में हम लोग कई सेल्स पढ़ते थे। ठीक है, तो वो सब सेल को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो है रासायनिक यानी केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होगा। केमिकल काइनेटिक्स में देख रहे हैं कि आपका अपक्रिया का वेग है, जिसमें आपको एवरेज और उसके बाद जो है आपका इंस्टेंटेनियस जो है यानी तात्क्षणिक अपक्रिया का वेग था, उसके आपको पढ़ना होगा। और अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जैसे सांद्रता पर क्या इफेक्ट डालता है, यानी ताप पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और उत्प्रेरक अगर हम लगाते हैं तो अपक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपक्रिया की कोट और आणविकता। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो वेग नियम है और विशिष्ट दर स्थिरांक। उसके बाद समाकलित वेग समीकरण में, जिसमें हमें आपको प्रथम और शून्य कोट की अपक्रियाओं को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है। ठीक है, और उसके अर्धाय को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको नहीं हटाया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन में अगर इसको हटा देते हैं तो फिर बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पृष्ठ रसायन के बारे में। पृष्ठ रसायन में देख रहे हैं अधिशोषण के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, जिसे हम रसावशोषण कहते हैं। उसके बाद जो है ये उसके बाद ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और कोलाइडी अवस्था है, कोलाइड कैसे बनाते हैं, वास्तविक विलयन है, निलंबन में विभेद है, द्रवरागी और द्रव विरोधी। ठीक है, तो यानी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करना है। बहुअणुविक और बृहत आणविक कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल इफेक्ट पढ़ना है आपको, और उसके ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनी गति, उसके बाद वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इकाई चैप्टर 7वां में क्या पढ़ना है आपको, वर्ग 15, 16, 17 और 18 में। ठीक है, तो वर्ग 15 में आपको उसका परिचय पढ़ना है, समान परिचय, यानी 15वें वर्ग के तत्वों का समान परिचय, यानी नाइट्रोजन फैमिली के का जो समान परिचय है उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाया जाता है। आंशिक अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, यानी भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ना है। उसके बाद नाइट्रोजन विरचन, यानी विरचन मतलब होता है बनाने की विधि, यानी नाइट्रोजन बनाने की विधि, उसके गुण को पढ़ना है और उसके उपयोग पढ़ना है। नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और उसको पढ़ना, उसके गुणधर्म को पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग 16। वर्ग 16 में आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, आंशिक अवस्थाएं, उपलब्धता। ठीक है, और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। उसके बाद डाई ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं डाई ऑक्सीजन मतलब O2, यानी ऑक्सीजन बनाने की विधि है, वो गुणधर्म है और उसके उपयोग को पढ़ना है। और ऑक्साइडों का वर्गीकरण में अगर हम ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ठीक है, तो और उसके बाद जो है आपको ओजोन है,
ठीक है। उसके बाद सल्फर के अपर रूप और सल्फर के यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि है, उसके गुणधर्म है और उपयोग है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जो था वो सब हटा दिया गया है, उसके केवल गुण को आप पढ़ेंगे और उसके उपयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सल्फर के ऑक्सो अम्ल में केवल आपकी संरचनाएं पढ़नी है, ठीक है, उसको, ठीक है, देखेंगे। और उसके बाद वर्ग 17 की अगर बात करते हैं, वर्ग 17 में आपको समान परिचय देखिए सभी वर्ग का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, शिक्षणावस्था हो गया, उपलब्धता हो गया, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो ये सब जो है ये कॉमन सी बातें हैं, इसको आप पढ़ेंगे तभी आप क्या करेंगे, इस चैप्टर्स के बारे में जान पाएंगे, इसलिए जो है ये नहीं हटाया गया है और इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर हैलोजन के यौगिक हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन यानी HCl बनाने की विधि है, क्लोरीन बनाने की विधि है, ठीक है। और उसके गुणधर्म और उपयोग को आपको पढ़ना होगा। अंतर हैलोजन यौगिक की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, और हैलोजन के ऑक्सो अम्लों की केवल आपको संरचनाएं पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं 18। तो 18 की अगर बात करते हैं तो 18 में यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है कि समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म में प्रवृत्तियाँ और उपयोग, ठीक है। तो ये आपको इस यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं इकाई नंबर 8 यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो डी और वही है समान परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संपूर्ण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी में, यानी कह सकते हैं 3D जो श्रेणी है उसके गुणधर्म के बारे में बात करना है, और धात्विक लक्षण है, और आयनन इंथैल्पी है, आक्सीकरण अवस्थाएँ हैं, आयनिक त्रिज्याएँ हैं, उत्प्रेरकीय गुण है, चुंबकीय गुणधर्म है, और अंतराकाशीय यौगिक है, मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करना है। और लैंथेनाइड में अगर बात करें तो लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्थाएँ, और उसके बाद लैंथेनाइड संकुचन और इसके उपयोग। तो इसमें जो है लैंथेनाइड संकुचन ही ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके आक्सीकरण अवस्थाएँ, ठीक है। तो आक्सीकरण अवस्था तब निकाल सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, ठीक है। तो लैंथेनाइड संकुचन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और इसके आक्सीकरण अवस्था से, ठीक है। अब बात करते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक जो है आपका 6 नंबर का है और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, इससे आपको अच्छे मार्क्स निकल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, ये 4 नंबर का पहले आता था, उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है। तो इसमें आपको परिचय है, लिगेंड है, और उप सहसंयोजन संख्या है, और उसके बाद वर्ड है, कलर कैसे आता है उसके बारे में बात करना है, और उसके बाद चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, ठीक है। एक नाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिकों का IPSC नाम पद्धति, ठीक है। IPSC नाम पद्धति, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे पहले, अब देखिए क्या कर रहे हैं वो तो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आबंधन है, यानी उसमें जो आबंधन थ्योरी है जिसमें वर्नर का सिद्धांत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है आपका वर्नर थ्योरी तक क्वेश्चंस आते थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT जो है इससे क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे जाते थे, बहुत कम आते थे, फिर भी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरिलीन में क्या क्या पढ़ना है, तो हेलो एल्केन में अगर हम बात करें तो इसमें नाम पद्धति है और CX बंध की प्रकृति है, ठीक है। तो CX बंध होता है यानी CX मतलब हैलोजन होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, उसके बाद प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रियाविधि, ठीक है। तो ये उसमें है, आप 11th में पढ़े होंगे, SN1 और SN2 है, तो ये सब उसी में आएंगे। उसके बाद ध्रुवण है और घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन है, ठीक है। तो ये सब उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हेलो एरियन है, इसमें हेलो एरियन में अगर बात करें तो CX बंध की प्रकृति पढ़ना है और इसमें प्रतिस्थापन अपक्रियाएं पढ़ना है, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, ठीक है। तो उसमें डायरेक्शन देखना है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है ये 5 नंबर का चैप्टर हो गया है, ठीक है। ये 5 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद देख रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, एल्कोहल का नाम पद्धति पढ़ना है और विरचन यानी बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में कहला केवल प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल का आपको क्या करना है, कर सकते हैं रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का नहीं पढ़ना है, इसमें केवल हमें एल्कोहलों की पहचान के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल जो है कैसे पहचान किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ल्यूकस रीजन से हम क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, तो ये सब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद निर्जलन की क्रिया है, तो निर्जलन की क्रिया से क्या होता था, एल्कीन बनता था, तो वो सब आप 11th में कुछ ना कुछ उसमें पढ़े होंगे और फिर वही को क्या करना है, आपको थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल में हम नाम पद्धति पढ़ेंगे और उसके बाद विरचन है, बनाने की विधियाँ हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। तो फिनॉल का हमें नाम देखना है कि नाम हम IPSC नाम कैसे लिखते हैं और
उसके बाद विरचन बनाने या विरचन मतलब बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा फिनॉल का, और फिनॉल जो है वो अम्लीय प्रकृति क्यों दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और फिनॉल के उपयोग, ठीक है, ये सब इसमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं ईथर। ईथर में नाम पद्धत, विरचन यानी बनाने की विधियाँ हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं अगला, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके 6 मार्क्स के होंगे। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या पढ़ना है, तो नाम पद्धति पढ़ना है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति जो है वो पढ़ना है, आपका कैसा ध्रुवीय क्यों होता है वो सब पढ़ना है। और इसमें बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसमें आपको सब योगात्मक अभिक्रिया आपको साइनोहाइड्रिन पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे, उसकी क्रियाविधि देखेंगे। उसके बाद एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता है और उसका उपयोग है, तो इसमें हम एल्डोल पढ़ेंगे, एल्डोल रिएक्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और कैनिजारो है सब उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये यहाँ पर उसी में दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगले यानी 12वीं इकाई में ही आता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आता है, ठीक है। तो इसमें हमें नाम पद्धति कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ना है, जैसे एसिटिक एसिड है तो इसका नाम आईपीएससी नाम क्या होगा, और उसमें भी देखेंगे कि आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। वो अम्लीय प्रकृति कैसे शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियाँ, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है और उपयोग पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 13 की। तो इकाई नंबर 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो 4 नंबर का आपका कोई आता है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यमीन, ठीक है, तो यमीन यहाँ पर देख रहे हैं, तो यमीन जो है, यमीन का नाम पद्धति हमें पढ़ना होगा, यानी आईपीएससी नाम, वर्गीकरण, तो आईपीएससी नाम समझ के चलिए सब में पढ़ना है, और वर्गीकरण है, संरचना है, इसका हमें पढ़ना है, विरचन इन बनाने की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, उपयोग है, प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करना है, ठीक है। तो ये आपका वो कह सकते हैं 13 का था। अब अगर इकाई नंबर 14 14वें चैप्टर की बात करते हैं जैविक अणु, तो जैविक अणु में कार्बोहाइड्रेट आएंगे, जिसमें हम वर्गीकरण पढ़ेंगे एल्डोज और कीटोज का, ठीक है। तो ये एल्डोज और कीटोज का हम बात करेंगे, यानी कह सकते हैं कि आपका फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मोनोसैकेराइड्स है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। डी और एल विन्यास कैसे आता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक तृतीयक और संरचना, ये सब पढ़ना है। और चतुर्थ संरचना की बात करेंगे, इसमें गुणात्मक केवल परिचय पढ़ना है, ठीक है। और प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है उसको पढ़ना है, और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए है, ठीक है। तो ये था बच्चों इसमें जो है क्वेश्चंस, सॉरी इतने सिलेबस को इसमें हटा करके और इतने सिलेबस को इसमें रखा हुआ है, तो इस सिलेबस को आप इतना पढ़ेंगे, और जो भी हटाया गया है, यानी कह सकते हैं जो सिलेबस हटाया गया था उसमें से मोस्टली जो है आप पहले पढ़ चुके होते हैं, यानी या तो 9th 10th और 11th मिला करके जो आपने पढ़ा है उसी पॉइंट्स को क्या किया गया, हटा दिया गया। हाँ, कुछ 10% और एक्स्ट्रा हटाया गया है, जो कि आपको क्वेश्चंस उससे बहुत ही कम पूछे जाते थे, ठीक है, इसलिए उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। लेकिन जितने भी आपको ये पॉइंट्स हैं, यानी कह सकते हैं ये सिलेबस दिए गए हैं, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, नीट है, IIT-JEE है, ठीक है, या और कोई भी कंपटीशन आप करना चाहते हैं जिसमें आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप NCERT टोटल पढ़िए, सिलेबस हट गया है नहीं हटा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप बोर्ड के लिए ये बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है प्रयोग में क्या किया गया है, प्रयोग में क्या चेंजिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण जो है, गुणात्मक विश्लेषण सरल लवण, ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण में जो है ये 4 नंबर का है, ठीक है। और उसके बाद आयतनात्मक विश्लेषण जो है वो 4 नंबर का है, और विषय वस्तु आधारित है 3 नंबर का, और मौखिक प्रश्न 4 नंबर का, और कुल 15, यानी एक्सटर्नल जो है आपको 15 नंबर देते हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट एवं मौखिक जो इंटरनल होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन की अगर बात करते हैं, तो आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो नंबर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है प्रोजेक्ट एवं मौखिक 8 नंबर का है, और कक्षा रिकॉर्ड 4 नंबर का, विषय वस्तु आधारित, इन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग कर दी गई है, ठीक है। तो उसको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इसमें हमें करना है, और ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका गुणात्मक विश्लेषण है, तो गुणात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो यहाँ पे बात करें, हाँ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जो प्राइवेट छात्र हैं यानी व्यक्तिगत छात्रों के लिए रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक मौखिकी यानी जो प्राइवेट बच्चे होते हैं उनमें आपको फाइल नहीं बनाना पड़ता है रिकॉर्ड फाइल, उसके लिए क्या होंगे 4 अंक का मौखिकी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण में आपको अम्लीय और उसके बाद क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन मूलकों का पहचान करना होता है। ठीक है, तो इसको आप जानते होंगे। और उसके बाद बात करते हैं, और इसमें ध्यान में ये रखना होता है कि वो तो टीचर का काम है कि आ बिलिए लवण ना दिया जाए, तो वो टीचर का काम है। अब बात करते हैं आयतनात्मक विश्लेषण में। तो आयतनात्मक विश्लेषण में हम बात करेंगे तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन कर इसकी जो है मोलर सांद्रता यानी सांद्रता और ये आप कह सकते हैं इसकी मोलरता ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है छात्रों से मानक विलयन स्वयं तौलवा कर क्या किया जाए, बनवाया जाए। ठीक है, तो इसको आपको तौलवा कर बनाया जाएगा, जिसमें आपको फेरस कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल और उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये दो हैं। ठीक है, दोनों आएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल और फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी ये पहले से था वही किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विषय वस्तु आधारित। ठीक है, तो विषय वस्तु आधारित अगर बात करें तो इसमें क्रोमेटोग्राफी से का पार्ट जो है ये डाला गया है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता है, ये केवल प्रैक्टिकल में है। ठीक है, तो इसमें आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पत्तियों एवं फूलों के रस से रंगीन कणों को अलग करना और आरएफ फैक्टर जो होता है उसका मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 धनायनों वाले आकार में मिश्रणों से घटकों को पृथक करना। ठीक है, तो ये है आपका क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी आप उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद आपका खा है, इसमें कार्बनिक यौगिकों में आपको क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना होता है, जिसमें असंतृप्तता यानी कह सकते हैं उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद एल्कोहलिक है, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फिनॉलिक है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना होता है कि इसमें कौन सा समूह उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद गा है आपका शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन दिए गए खाद्य पदार्थों की जांच करना है। यानी कह सकते हैं कि कोई आपको खाद्य पदार्थ दिया जाएगा जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की जांच, शुद्ध अवस्था की जांच करनी होगी कि यह शुद्ध है या नहीं है, या कोई मिलावटी है। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ेंगे। और आगे हम पर बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम। तो आंतरिक मूल्यांकन का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या है। तो आंतरिक मतलब आपके टीचर ये करवाएंगे, आपको स्कूल का काम है ये प्रैक्टिकल में। तो इसमें 2 फेरस अमोनियम साल्ट और पोट यहाँ पर देख रहे हैं अकार्बनिक यौगिकों का विरचन यानी अकार्बनिक यौगिक आपको बनाना होता है। जैसे आपको फेरस अमोनियम सल्फेट होता है और पोटास एलम, यानी कोई इसमें से एक बनाया जाता है या दोनों बनवाया जा सकता है। ठीक है, और फिर पोटेशियम फेरिक ऑक्जेलेट का निर्माण। ठीक है, तो ये आपको इसमें कोई बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फिटकरी लोग बनवाते हैं, या तो मोहर साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कुछ नहीं है आपका। और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट जो है आंतरिक मूल्यांकन के लिए ये सब आप पढ़ सकते हैं, जैसे अमरूद फल के पकाने, तो ये सब आप वही है, आप वहाँ से देख सकते हैं पहले वाला सिलेबस जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।